मेरे साथ 7 सवाल। जी हाँ, 7 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरे चैप्टर को दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को एक बार पूरे चैप्टर का दौरा करके आएंगे, देखेंगे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये चैप्टर कैसे कैसे करके किन किन डायमेंशंस को छूता है। बिना समय खराब करे हम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप उसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़िएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल, इस सवाल के अंदर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिथियम मेटल को हमने बर्न किया है। बर्न करने के बाद उसमें X और Y 2 कंपाउंड बने हैं। X को बता दिया कि वो ऑक्साइड है, उसका जो Y था उस Y को डाल दिया हमने पानी में। पानी में डालने के बाद यहां पर बना जनाब W, और मैंने उस W को ही खोल करके पानी में एक एक्वा सोल्यूशन बना लिया और एक इलेक्ट्रोड तैयार किया है। इस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। चलिए शुरू कीजिए। किया होगा आप लोगों ने। आप सोच रहे होंगे किस तरह का सवाल है। जी हाँ, अगर मैं आपको नॉर्मल यहां पर W कंपाउंड बता दूं तो आप कर ही लेंगे ना सॉल्व। तो W कैसे बनाया उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है आपकी 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस को। न सिर्फ 11th में है, 12th क्लास में नाइट्रोजन फैमिली भी है हमारे यहाँ, और उसी नाइट्रोजन फैमिली के नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। क्या हुआ है ये देखते हैं। हमको मालूम है, क्या मालूम है जनाब, कि जनाब जो लिथियम होता है, लिथियम जब एयर के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम जब एयर के साथ रिएक्शन करता है, ये रहा लिथियम, ये एयर के साथ रिएक्शन करता है। एयर में क्या होता है, N2 और O2 होता है, और एनोमेलस बिहेवियर दिखाता है। गर्म करने पर Li2O बनाता है और Li3N नाइट्राइड भी बनाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्राइड वाली। और यही प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो ठीक पड़ोस में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी दिखाते हैं। ये लिथियम का एनोमेलस बिहेवियर है। लिथियम बाकी अपने जो 7 के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, वह तो बहुत सारी हैं। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर ब्रेक हो जाता है, बाकी लोग नहीं होते हैं। लिथियम जब एयर से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड के साथ नाइट्राइड भी बनाता है। और इन नाइट्राइड्स की खासियत क्या होती है मालूम, पानी में घोलो अमोनिया पैदा होती है। तो जनाब मैं इस नाइट्राइड को जब पानी में घोलूंगा तो पानी में घोलने पर क्या पैदा होगा, यहाँ पर LiOH, और साथ में अमोनिया पैदा होगा। इसी अमोनिया को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर W बोल रखा है। LiOH तो बता ही दिया मैंने यहाँ पर। तो क्या चीज़ घोली हुई है, अमोनिया। अब मैंने अमोनिया को पानी में घोला हुआ है। सबको मालूम है अमोनिया तो वीक बेस है। वीक बेस है तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब जनाब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं क्या कहने चाह रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल हो गया है। क्वेश्चन हो गया आपके पास, इधर PtH2, इधर यहाँ पर 1 atms का प्रेशर गिवन है, और इधर हमारे पास जो W है, W कौन सा है हमारे पास, 0.1 m एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन हो गया है। इसका Kb भी गिवन था यहाँ पर, इसका Kb है 10⁻⁵ और अब अगर आप इस सवाल को देखें तो अब ये सवाल वैसा नहीं, अब एकदम सामान्य हो गया जैसा अपन करते थे। तो चलिए कर लेते हैं आगे। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे जनाब, ये जो हमारा अमोनियम है, अमोनिया कैसा है, अमोनिया है पानी में घुला हुआ, यानी कि NH4OH की फॉर्म में होगा। तो ये रहा NH4OH। कैसे ब्रेक होता है, एवरीबॉडी नोज, NH4+ OH नेगेटिव में। अगर मैं यहाँ पर Kb लगाऊंगा, आपको मालूम है Kb हो जाएगा C∝², चूंकि इसका Kb की वैल्यू बहुत छोटी है तो C∝² डायरेक्ट लिखेंगे अपन। C∝² डायरेक्ट लिखेंगे। Kb की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵ C की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1, α², अल्फा आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻², और आपके पास यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी। OH आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी जो कि C∝ के बराबर होती है। क्या लिखते हैं यहाँ पर, C1 - α, C∝ किसके बराबर हो जाएगा, C हमारे पास 0.1 है, अल्फा कितना है 10⁻⁻², यानी कि OH आयन कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻3। लेकिन अभी भी रोमांच बचा हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो मुझे यहाँ पर H आयन चाहिए, जबकि अभी आपने OH आयन लिया हुआ है। तो जब H आयन निकालेंगे तो H आयन कितना हो जाएगा, हमको मालूम है H आयन इंटू OH आयन कितना होता है, 10⁻⁴। तो H आयन कितना हो जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻11। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं इसको यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जैसे क्वेश्चन करता था बिल्कुल वैसे ही कर जाऊंगा। तो कैसे कर जाऊंगा जनाब, आइए देखते हैं। तो जनाब इसको मैं हटा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि H आयन कंसंट्रेशन जो वैल्यू मेरे पास थी वो थी 10⁻11। रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, 2H आयन
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है H2। या तो ऐसे लिखी जाएगी, या बदल के भी लिख सकते हैं, पलट के भी लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, H2, इससे बन रहा है यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर ये वाली सही की है, दोनों सही है यार। अभी ये थोड़ी मेंशन करा हुआ है कि इसका मैंने एनोड बनाया कि कैथोड, ये तो इलेक्ट्रोड है ना, ये तो भी इलेक्ट्रोड है ना। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड तो कुछ भी हो सकता है, एनोड कैथोड कैसे भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए जनाब, ये रहा इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस के 0.0591 अपॉन 2 लॉग। क्या करेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे प्रेशर ऑफ, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H आयन का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पर, ये वाली वैल्यू आपको पता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल एवरीबडी नोज। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 2H/H2। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। सॉल्व कर लेते हैं जनाब, के आ गया हमारे पास, ये आ गया 0 माइनस के 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1/10⁻11 का स्क्वायर। सॉल्व मारेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमने इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन जो से पहले था वो था PtH2 और यहां पर W ले रखा था 0.1 m। अब तो आपको पता चल गया वो अमोनिया था, ये था। और मेरे पास जो E था, मान लिया जाए वो E1 था, उसकी वैल्यू माइनस 0.06 या 0.6 के अराउंड थी वो वैल्यू। इसको E1 ही रहने देते हैं। चलिए, इसका पोटेंशियल, इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका E1 है यहाँ पर। अब मैंने क्या पूछा है समझिए, सवाल में मैंने पूछा है कि अगर मैं इस अमोनिया की जगह, इस अमोनिया को रिप्लेस करके KOH से रिप्लेस कर दूं, अमोनिया की जगह अगर KOH कर दूं, और अब जो नया पोटेंशियल है वो E2 आ रहा है। पहले E1 था, अब आ रहा है E2। तो मेरा सवाल ये है कि जो अब E2 आया वो E2 E1 से ज़्यादा है, कम है? भाई साहब कोई फर्क ना पड़ रहा, बराबर हैं दोनों के दोनों, या भाई साहब E2 0 हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। वादे के मुताबिक आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, फिर सोचा होगा, नहीं पॉज किया है तो अभी भी कर सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं क्या हुआ। आपने अमोनिया की जगह KOH ले लिया। अब अगर अमोनिया को आप KOH से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा? देखो, अमोनिया होता है वीक बेस, उसकी जगह आपने ले लिया KOH। KOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसने स्ट्रांगली OH आयन दिए होंगे, स्ट्रांगली OH आयन दिए होंगे, तो यानी कि अमोनिया से ज़्यादा OH नेगेटिव KOH ने दिए हैं, मतलब OH आयन कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा हो गई होगी। अगर OH आयन कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा हो गई होगी तो H आयन कंसंट्रेशन अब कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई होगी? जनाब, हमने तो पढ़ा था H आयन इंटू OH आयन 10⁻⁻14 होता है। अगर अमोनिया से ज़्यादा OH KOH देगा तो यहाँ OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो H आयन कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। अब अगर H आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, आओ देख लेते हैं। अगर H आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो H आयन कंसंट्रेशन कम होने से होगा ये कि हमारे पास रिलेशन चल रहा था इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H आयन का स्क्वायर, ये रखा था आपने। अगर आप यहाँ पर H आयन कंसंट्रेशन पहले के मुकाबले कम कर देंगे, अभी इसमें अमोनिया में क्या था, अमोनिया था पुअर बेस या वीक बेस, अमोनिया था वीक बेस, KOH था अच्छा बेस। KOH ने OH आयन ज़्यादा दिए, अमोनिया ने OH आयन कम दिए। KOH के OH आयन ज़्यादा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग H आयन की संख्या कम। H आयन की संख्या कम तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा बड़ा, ये वाला फैक्टर हो जाएगा बड़ा, तो E0 में से कोई बड़ी चीज़ घटने वाली है। इसका मतलब अब जो वैल्यू E2 आने वाली है वो पहले के मुकाबले छोटी रही होगी। E2 लेस देन E1, तो E2 लेस देन E1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आने वाला है। बोलिए, बात समझ में आती है? चलिए, अब अगले 2 से 3 सवाल मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। इसकी थ्योरी थोड़ी सी कम पढ़ने के लिए मिलती है, टेक्स्ट में बहुत कम, एक ही के 2-2 लाइनें लिखी रहती हैं बुक्स वगैरह में। तो जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उसके अंदर भी 3 से 4 लाइनें बामुश्किल लिखी मिलती हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कंडक्टेंस में जब एक सोल्यूशन में कोई दूसरा सोल्यूशन ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस में कैसे चेंज आता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। 2 से 3 क्वेश्चंस पे करेंगे, बढ़िया से आप पूरी की पूरी बात सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप करेंगे। नीचे एक सोल्यूशन ले रखा है, सोल्यूशन का नाम है Y, यानी कि ये वाला, उसमें ऊपर से X ऐड करते जा रहे हैं आप। तो कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको बताना है कि पहले घट रही है फिर कांस्टेंट हो रही है, या पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, ये आपको बताना है।
चलिए करके देखिए। बना लिया होगा आप लोगों ने। वैसे तो मैंने वीडियो पॉज करने के लिए आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, कुछ बदमाश होंगे जो नहीं कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको करने की कोशिश करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है ट्राईइथाइल अमीन एसिटिक एसिड। सर ये तो देख के समझ में नहीं आ रहा, हमारा वैसे मूड खराब हो रहा है, तो काहे देख रहे हो, छोड़ दो ना उसे। नई फीलिंग आ रही, छोड़ दी। दूसरे पार्ट को पकड़ लीजिए। दूसरा पार्ट है जी KI और AgNO3। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एक्स इज एडेड, यानी कि एक्स KI ऐड करूंगा सिल्वर नाइट्रेट में। सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है जनाब? सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। कैसा होता है जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मतलब जब मैं सिल्वर नाइट्रेट को पानी में घोलूंगा तो पूरा टूटा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग उसे वो कहते हैं। क्या ऐड किया आपने इसके अंदर? KI ऐड किया। एवरीबडी नोज KI की रिएक्शन जब सिल्वर के साथ होगी तो क्या बनेगा? AgI। येलो PPT होते हैं, येलो भी नहीं, डर्टी येलो PPT होते हैं। और जनाब साथ में क्या बनेगा? KNO3 बनेगा। अब KNO3 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? KNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग मतलब सर स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जो 100% डिसोशिएटेड हो। तो ये कैसा रहेगा? डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा। अब जरा देखने लायक चीज़ देखिए, AgI तो बैठ गया नीचे, यानी कि इसका तो सोल्यूशन में कोई योगदान है नहीं, यानी कि इसकी वजह से कंडक्टेंस में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो नहीं होने वाला। तो क्या हुआ जी? नाइट्रेट तो पहले भी था, नाइट्रेट बाद में भी है, इसकी वजह से भी कोई खास चेंज नहीं आया होगा। अब अगर आप देखें तो Ag आयन रिप्लेस हो गया किसकी वजह से? पोटेशियम आयन से। Ag आयन इज रिप्लेस्ड विद पोटेशियम आयन। तो क्या हुआ होगा? कंडक्टेंस में कुछ चेंज आया होगा? नहीं, कोई खास चेंज नहीं आया होगा। दोनों पर एक 1+ चार्ज है। हाइड्रेटेड फॉर्म में साइजेस में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ नहीं मिलेगा। इस वजह से कंडक्टेंस ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब जब तक आप पूरा का पूरा AgNO3 AgI की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं तब तक कंडक्टेंस में चेंज नहीं मिलेगा। अब पूरा प्रेसिपिटेट हो गया जनाब, अब क्या हुआ होगा? अब आपने फिर KI ऐड करा उसके अंदर, तो KI तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो अंदर डालते जाओगे वो तो बोलेगा मैं तो टूटूंगा, वो टूटता चला जाएगा। तो K+I नेगेटिव, K+I नेगेटिव, वो तो लगातार देता जा रहा है ना। शुरुआत में तो उसके आपने आई निपटा दिए थे AgI के फॉर्म में, लेकिन जब प्रेसिपिटेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वो ऐड करता रहेगा तो क्या होगा ये कि वहाँ पर आयंस बढ़ते रहेंगे, कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। मतलब पहले कांस्टेंट रहेगी देन इंक्रीज होगी। तो पहले नॉट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेस, यानी कि 4 जाना चाहिए। तो Q को 4 जाना, तो Q को 4 यहाँ पर भी है, Q को 4 यहाँ पर भी है, यानी कि इसको देख करके तो अपन आंसर नहीं बता सकते हैं। तो और क्या करें? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, आइए उसको देखते हैं। अगला हमने यहाँ पर क्या ले रखा है? बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पर KOH ले रखा है, एक्वा सोल्यूशन X ऐड कर रहे हैं, X यानी कि एसिटिक एसिड ऐड कर रहे हैं KOH में। तो क्या हुआ होगा जनाब? KOH तो ये रहा, K+ और OH नेगेटिव, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो फुल्ली डिसोशिएटेड होगा। क्या ऐड कर दिया आपने? एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। चलो भैया एसिटिक एसिड ऐड हो जाओ, क्या बना होगा? पानी। सबको पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये रहा पानी। पानी की स्थिति ऐसी कि पानी जो है वो डिसोशिएट तो ज़्यादा होता नहीं है, उसका KW अगर आपको याद हो 10⁻⁴ होता है, तो भाई साहब कम टूट रहे हैं, तो मतलब इसको नहीं अपन कंसिडर करेंगे। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी बचा यहाँ पर CH3COOK, यानी कि पोटेशियम एसिटेट। और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, चूंकि S ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। ये बन गया यहाँ पर। अब अगर आप देखो तो K पहले भी था, K बाद में भी है, तो रिप्लेस कौन हो रहा है? OH रिप्लेस हो रहा है CH3CO नेगेटिव से। तो जनाब अगर OH CH3CO नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है तो कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होगी, चूंकि OH की जगह पर CH3CO नेगेटिव है। OH छोटा है, CH3CO नेगेटिव बड़ा है। बड़े लोग, मोटे लोग चलते कहाँ हैं? मोटे लोग रेस में भाग लेते देखे आपने? मोटा आदमी दौड़ कहाँ पाता है भाई, उसे तो दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है। जो रेस में भाग लेते हैं देखे होंगे आपने, सुकड़ से होते हैं, पतले पतले से। ये तो बहुत मोटा है तो चल नहीं पाएगा, तो कंडक्टेंस देगा तो उतना नहीं चाहिए पाया जितनी अच्छी कंडक्टेंस OH की वजह से आ रही है। क्या होगा ये कि कंडक्टेंस की वैल्यू जनाब अब हो जाएगी कम, यानी कि कंडक्टेंस गिरनी चाहिए। तो ये बात समझ में आई, कंडक्टेंस गिरनी चाहिए। तो कंडक्टेंस गिरने वाले तो 2 ऑप्शन है। अब क्या होगा? जब आना पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, अब पूरा न्यूट्रलाइज होने के बाद आप अभी भी उसके अंदर एसिटिक एसिड ऐड करते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा? देखो इस वक्त आप CH3COOK ये तो बन चुका था, अब आप इसमें और एसिटिक एसिड ऐड करते जा रहे हो। अब आपको लगेगा जी एसिटिक एसिड तो टूटेगा, CH3COH
जब टूटेगा तो CH3CO नेगेटिव और H आयन देगा, तो सोल्यूशन में आयन बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। नहीं भाई, CH3COH CH3COO के सामने टूट नहीं सकता। पापा बैठे हैं, पापा इसके कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था ना। अभी एसिटिक एसिड बेचारा पहले ही नहीं टूटता था। ये जो एसिटिक एसिड था, ये एसिटिक एसिड तो बेचारा पहले ही ब्रेक नहीं होता था, ये तो बेचारा मरमर के टूटता था। ऐसे करके CH3COO नेगेटिव और H प्लस पहले मरमर के टूटता था। और आपने इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है पोटेशियम एसीटेट, तो भाई साहब पोटेशियम एसीटेट तो उसको बिल्कुल भी नहीं टूटने देगा। इनके बीच में यहाँ पर क्या होएगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा इनके बीच में। इसकी वजह से इन पे होता ही नहीं है, टूटेगा ही नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता है। पढ़ा था ना कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कि आप एसिटिक एसिड डालते जाओ, कंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि कंडक्टेंस कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। तो पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है। तो डिक्रीज एंड देन कांस्टेंट, तो डिक्रीज एंड देन कांस्टेंट यानी कि 2 जाएगा। तो आप इसमें अगले वाले ऑप्शन पे 2 यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी मेरे आपके साथ एक इच्छा है कि आप लोग इस क्वेश्चन के जो बाकी बचे हुए एस पार्ट है, इसको भी ऐसे ही एनालाइज करके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन रहा ये, इधर यहाँ पर हमने ले रखा है KCl, उस पर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होएगा और कंडक्टेंस का ग्राफ ये आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका कि ऐसा क्यों आएगा। आपको ये बताना है कि इसमें कितना सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना है। चलिए शुरू कीजिए। वीडियो पॉज करने की सलाह मैंने आपको दी हुई है, मान रहे होंगे। चलिए खैर, यहाँ पर फिलहाल ये साफ पता चल रहा है कि इस H पे आकर के 20 मिलीलीटर पर आकर के प्रेसिपिटेशन पूरा हो गया होगा। यानी कि पूरे के पूरे KCl को नेस्तनाबूद करने के लिए जो सिल्वर नाइट्रेट के ml खर्च हुए हैं वो 20 ml खर्च हुए हैं। तो चलिए जनाब करते हैं, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ KCl कितना है, 20 मिलीलीटर। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ AgNO3 तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वॉल्यूम इंटू कितनी कंसंट्रेशन है 0.2 इंटू 10⁻³ यानी कि 4 10⁻³ इतने मोल्स। आपको मालूम है 1 मोल AgNO3 से 1 ही मोल AgCl बनेगा। तो जनाब मोल्स ऑफ AgCl वह भी इतने ही आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 10⁻³ वेट निकालना हो, बड़ी बेसिक चीज़ है वेट ऑफ AgCl। तो वेट ऑफ AgCl निकालना हो तो ये रहा, कैसे करना पड़ेगा, इसके मोल्स को मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा 143.5 यानी कि इसके मोलर मास से, और ये आ गया मेरे पास 0.574 ग्राम। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सोप को, सोडियम स्टेरेट को पानी में घोला जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा विजिबल कर दूं पहले। ये लीजिए, मेरे को उम्मीद है कि अब ये ठीक आ रहा होगा। तो सोडियम स्टेरेट सोप को अपन पानी में ऐड कर रहे हैं। पानी में ऐड करते हैं तो सोप जिस पॉइंट पर आकर के मिसल बनानी शुरू करता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस किस तरह से सोप की चेंज होगी, उसके बारे में 4 ग्राफ दिए हुए हैं। चलिए शुरू करिए और बना के देखिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। एक्चुअली सवाल जैसा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं, एक सीधी सी विचारधारा अगर आपको मालूम हो। आप लोग अभी 11th में 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं, हम लोग कंडक्टेंस के ग्राफ पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के साथ। या तो ऐसा आता है या ऐसा आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा आता है। एक बात तो तय है कि कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओ तो मोलर कंडक्टेंस गिरेगी, कम ही होगी। डिबाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन जो हमारे पास है, डेल एम इक्वल टू डेल एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। सी कंसंट्रेशन है, कुछ लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, कुछ बी लिखते हैं, कुछ भी लिखो, है वो कॉन्स्टेंट ही, ए अंडर रूट सी। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस में तो कमी आएगी। तो ये ग्राफ तो किसी सूरत पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। ये घटने के बाद बढ़ाया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कम ही होगी। दोनों नहीं हो सकते, बचे 2, कम हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर उसके बाद कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट होने का कोई कारण समझ में आता नहीं, कांस्टेंट कैसे हो सकती है,
कांस्टेंट तो होगी नहीं, क्योंकि सोडियम स्टीरेट में से सोडियम और स्टीरेट आयन, ठीक है स्टीरेट आयन क्रिटिकल में से वहाँ पर जो स्टीरेट आयन है वो बड़ा है और वो किसी स्टेन पे चिपक गया होगा, उसने वहाँ पर मिसल बना ली होगी, लेकिन सोडियम आयन तो अभी भी फ्री है ना। तो हम ये बोलें कि यहाँ पर आके कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट तो नहीं होगी, यानी कि कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ने पर तो कम ही होती चली जाएगी। तो कम हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, जेई एडवांस 2015 में। हल्का सा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन HX की और HY में कंपैरिजन करा हुआ है, तो बोला हुआ है कि HY का जो मोलर कंडक्टेंस है, HY की जो मोलर कंडक्टेंस है वो HX के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। फिर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है X और Y आयन की वो बराबर दे रखी हैं, तो फिर आपसे पूछा कि ये पैरामीटर निकाल के दिखाइए, pKa ऑफ HX माइनस pKa ऑफ HY, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए मेरे हिसाब से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का पॉज करना चाहिए वीडियो को और सॉल्व करना चाहिए। चलिए कीजिए। वेल, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं क्या क्या हुआ। आपको क्या क्या दे रखा था, आपको दे रखा था डेल एम ऑफ HX HY अपॉन डेल एम ऑफ HX, ये दे रखा है 10। पहला पैरामीटर जो मेरे को मालूम है, पहली जो चीज़ मेरे को गिवन है वो ये है। और क्या मालूम है जनाब, और मेरे को अगर मैं डेल एम इन्फिनिटी लिखूं किसका, HX का, तो कैसा लिखा जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ X नेगेटिव आयन। अगर मैं यही चीज़ लिखने के लिए बैठूं HY के लिए, तो क्या लिखूंगा, लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ H आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Y नेगेटिव आयन। अब यार H आयन तो दोनों में सेम है। H आयन तो ऐसा नहीं होगा ना कि एसिटिक एसिड से निकला तो हरे रंग का था और HCl से निकला तो पीले रंग का था। यार H आयन तो H आयन होता है, वो तो एक जैसा ही होगा। तो उसकी तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दोनों केस में सेम आने वाली है। अब यहाँ पर आपको X और Y की वैल्यूज़ भी सेम कर दी, तो ये तो सेम था ही जनाब, ये भी सेम कर दी। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों HX और HY की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर सेम हो जाएंगी। मतलब इस पूरे से क्या सीखा, इस पूरे से सीखा ये कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ HX और मोलर कंडक्टेंस ऑफ HY कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, दोनों के दोनों बराबर, यानी कि रेशो कितना आएगा, 1। अब आपको कुछ चीज़ें पता होंगी कि एक इसके बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर के, वैसे ये होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर एसिड बहुत ज़्यादा वीक होता है तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, अपन C अल्फा स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ था बोथ एसिड्स का लेस देन 1 है। इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत मेरे को नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पर अल्फा निकालूंगा तो अल्फा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर अल्फा निकालूंगा तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास Ka अपॉन C का अंडर दी रूट। तो दोनों अल्फा का रेशो ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अल्फा ऑफ HX अपॉन अल्फा ऑफ HY। एक बात और आपको अल्फा के बारे में पता होगी, अल्फा इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एम इन्फिनिटी। फॉर्मूले अपन लोग पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। तो जो पढ़ते हैं तो उसको रख लीजिए यहाँ पर, दोनों ही अल्फा के फॉर्मूले, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो एक बार इससे रख लीजिए, तो डेल एम अपॉन डेल एम इन्फिनिटी किसका, HX का, अपॉन डेल एम इन्फिनिटी किसका, HY का, इक्वल टू, सामने रख देते हैं ये, अंडर द रूट Ka अपॉन C, और इधर Ka अपॉन C। कंसंट्रेशन की वैल्यू साथ साथ डाल ही देते हैं, यहाँ पे कौन चक्कर में पड़ेगा, इसकी वैल्यू डाल देते हैं कंसंट्रेशन की। तो Ka किसका ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो इधर चल रहा है हमारे पास HX का, इधर Ka चल रहा है हमारे पास HY का, और कंसंट्रेशन रखूँगा HX की। तो HX की कंसंट्रेशन कितने रखिए, 0.01। तो जनाब ये मेरे को दे रखी है यहाँ पर, इधर आएगा 0.1 और इधर आ जाएगा 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस वाले सेगमेंट पे वैल्यू डालोगे, ये सब वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, ये और ये सॉल्व करोगे आएगा 1/10। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इस सबको हटाए, सब वैल्यू, दोनों ये वाली वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ये आएगा 1/10। हटा लेते हैं इसको, थोड़ी जगह कम है भाई, तो चलो कर लेते हैं। कितना हो गया, 1/10। 1/10 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट Ka ऑफ HX अपॉन Ka ऑफ HY। और जब ये यहाँ से इसको काटेगा
तो ये 10 टाइम्स काट देगा। आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, इसका लॉग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, log of 1/10 log of 1/10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये KA ऑफ HX है इंटू 10, इधर KA ऑफ HY है, इसकी पावर 1/2, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/2 log KA ऑफ HX कितना हो जाएगा प्लस 1/2 log 10 माइनस के 1/2 log KA ऑफ HY। log 1/10 हो जाएगा माइनस के 1, ये इधर आ जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पर log 10 होता है 1.5 आएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1.5, 2 की मल्टीप्लाई भी सामने मार देता हूँ तो ये सीधा सीधा लिखूँ मैं इसको तो लिखा जाएगा 3 इक्वल टू माइनस के 3 इक्वल टू लिखा जाएगा ये 1 log KA ऑफ HX और माइनस log KA ऑफ HY। आप सबको मालूम है माइनस log H होता है PH, माइनस log KA क्या होगा PKA होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सीधा कर दूंगा सॉल्व करके, तो कैसा आएगा, यहाँ पर जगह थोड़ी बहुत ही कम बच रही है वरना फिर वो डिस्प्ले नहीं होगा कैमरे के अंदर। चलिए ठीक कर देते हैं, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको ठीक कर लीजिए, PKA ऑफ किसका आएगा यहाँ पर HX का माइनस PKA ऑफ किसका आएगा यहाँ पर HY का, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, इसका आंसर होगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आ रखा है और मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। ये रहा, और ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया चूंकि हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन से आपके साथ डिस्कस करे उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मुझे कुछ बातें आपको बतानी हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए सॉल्व करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करने की सलाह मैंने आपको दी थी, कर नहीं रहे होंगे कुछ लोग, चलिए कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम मिल रहा है डिपॉजिटेड, जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस मार रहा हूँ उसका, तो इसका जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस मार रहा हूँ तो 4.5 ग्राम मेरे को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, हमको मालूम है W बराबर होता है EIT अपॉन 96500। एक चीज़ और है, हमको यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। हो सकता है आप लोग अलग अलग तरीके से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालते रहे हों या तरीका रहा हो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, और अगर आपको नहीं मालूम तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी मौका रहा तो मैं इस फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूँगा किसी दूसरी वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये वेट है, इधर ये वॉल्यूम है। यूँ कह सकता हूँ कि जो फैराडेज की जो इक्वेशन है इसकी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म है ये। इधर ही इसका वेट आता है सब्सटेंस का, यहाँ पर वॉल्यूम निकल करके आएगा। ये इक्विवेलेंट वेट है, इसको बोलते हैं अपन लोग वॉल्यूम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम इक्विवेलेंट मैंने आपसे बोला, मैं इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बना करके आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन कर लूँगा। फिलहाल क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या कर लेना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए जो वॉल्यूम इक्विवेलेंट रहता है ना, इसकी वैल्यू ऑक्सीजन के लिए तो रहती है 5.6 लीटर। थोड़ा सा कम दिख रहा है ये पेन, तो कलर चेंज कर लेते हैं जनाब। कलर चेंज करने में क्या है, इसकी वैल्यू होती है 5.6 लीटर और 5.6 लीटर होती है फॉर O2। एंड अदर गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 लीटर। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत ही अपना पे मज़ेदार चीज़ है। अब जो ये क्वेश्चन जैसे भी आप करते हैं बहुत लंबा सॉल्व करते हैं, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू आपको रख के दिखाएंगे, चलिए रखते हैं। तो सॉल्व करता हूँ मैं। मेरे पास पहले यहाँ पर एल्युमिनियम दे रखा था 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। एल्युमिनियम का वजन होता है 27। आपको मालूम है रिएक्शन क्या हुई होगी, एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन से एल्युमिनियम बना होगा। कितने का चेंज आया होगा, 3 का। तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू IT अपॉन 96500। फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लगाएंगे V इक्वल टू VEIT, भी आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। VE की वैल्यू अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, V इक्वल टू VEIT अपॉन 96500। VE की वैल्यू कितनी बताइए हाइड्रोजन के लिए, 11.2। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 11.2। सेम करंट की बात की गई थी 96500। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड मारेंगे, 1/2 करोगे, V की वैल्यू डायरेक्ट निकल करके आएगी 5.6 लीटर। इसको जब भी कभी वॉल्यूम रिलीज की बात कही गई हो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम लेकिन STP पर रिलीज्ड होना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ 7 सवाल। अगले 7 सवाल के लिए हम कुछ समय के बाद शीघ्र ही मिलेंगे। नमस्कार।